बच्चों लोग कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ एक्स्ट्रा, कुछ तड़कता भड़कता, कुछ नया। एक्स्ट्रा क्लास की सीरीज में मैं आपको दूसरी क्लास दे रहा हूं। इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रमुख वैज्ञानिक के बारे में तथा उनकी खोज के बारे में। उन्होंने किस सन में किस चीज की खोज की थी, क्यों की थी, इन सभी के बारे में मैं आज की इस क्लास में आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली पॉइंट की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट है शब्द बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी टर्म का उपयोग किस वैज्ञानिक ने किया था, कब किया था। तो बायोलॉजी टर्म की बात करते हैं तो ट्रेविस एवं लेमार्क नाम के दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, बायोलॉजी शब्द दिया था। कब दिया था? सन है 1802 ईस्वी। अगर इस पे हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो ट्रेविस नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने ये शब्द सोचा था कि जो जीव विज्ञान का अध्ययन होता है, स्टडी होता है, जहां पर हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं, उसको हम बायोलॉजी कहेंगे। अगली पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट होता है जाति की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करते हैं। जो अलग अलग जातियां होती हैं जीवों की, पौधों की, उनकी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट देने वाले वैज्ञानिक का नाम है जॉन रे। इन्होंने सन 1693 ईस्वी में दिया था। 1693 में इस अवधारणा को, इस कॉन्सेप्ट को दिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में, देखो कोशिका की खोज के बारे में दो पॉइंट याद रखना है आपको। पहली पॉइंट जो याद रखना है वो है मृत कोशिका की खोज, और दूसरी पॉइंट याद रखना है जीवित कोशिका की खोज। तो ये जो कोशिका की खोज है ये मृत कोशिका की खोज है, यानी कि एक मरे हुए कोशिका की खोज है। वो हुई थी 1665 ईस्वी में। करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ओक। इन्होंने क्या किया, क्या देखा था कि एक कार्क में मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना देखी थी और कह दिया कि ये कोशिका है। आगे की बात करते हैं तो आगे की पॉइंट में लिखा हुआ है शारीरिक संरचनाओं की पहली आधुनिक व्याख्या किसने की। यानी कि अगर हम बात करते हैं जो शारीरिक संरचना होती है इसके बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, तो शारीरिक संरचना की सबसे पहली व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक का नाम है एड्रियस विसेलियस। इन्होंने 1543 ईस्वी में शारीरिक संरचनाओं की सबसे पहली व्याख्या की थी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो ऑपरेशन के लिए उपयोग किया जाता है। इस माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है जेड जॉनसन और एच जॉनसन। शायद ये दोनों भाई थे जिन्होंने 1590 ईस्वी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज कर ली थी। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस माइक्रोस्कोप है, ये किसी भी वस्तु को बहुत ही बड़ा करके दिखाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट आपका आता है कोशिका परिसंचरण का प्रदर्शन, यानी कि जो कोशिका का परिसंचरण होता है, जो आदान प्रदान होता है कोशिकाओं के अंदर, उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो उसके बारे में सबसे पहले बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है मार्सेलो मालपिगी। इन्होंने इस बात को बताया था 1661 ईस्वी के अंदर। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं तो रक्तचाप का पहला माप, यानी कि रक्तचाप के बारे में, जो ब्लड प्रेशर होता है, उस ब्लड प्रेशर के बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने चर्चा किया था उस वैज्ञानिक का नाम है स्टीफन हेल्स। इन्होंने घोड़े के अंदर खोज की थी इसकी, और सन है 1733 यानी कि 1733 में इन्होंने रक्तचाप के बारे में सबसे पहले बताया था, ब्लड प्रेशर के बारे में सबसे पहले बता रखा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की तो अगला पॉइंट आता है चेचक के टीके की खोज। चेचक, जिसको हम छोटी माता या फिर स्मॉल पॉक्स के नाम से जानते हैं। छोटी माता इसमें बहुत तेजी से फैल रही है, थोड़ा सा आप बचा कर रखिएगा। छोटी माता की बात करते हैं तो छोटी माता का जो टीका होता है, उसका इलाज पे जो इंजेक्शन लगता है, उसकी खोज किए थे एडवर्ड जेनर ने। वो सन था 1798 यानी कि 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की खोज की थी। अगले पॉइंट की बात करते हैं उत्पादित लक्षणों के विरासत की विकासवादी अवधारणा, यानी कि जो हमारे एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, जो माता पिता से बच्चों में आते हैं, उसका व्याख्या किसने किया था, तो उसका व्याख्या करने वाले वैज्ञानिक का नाम है लेमार्क। ठीक है, कब किया था, तो उन्होंने किया था 1801 ईस्वी में। उसके बाद अगर बात करते हैं ब्राउनी गति का विवरण। ब्राउनी गति क्या होता है, देखो कोशिका जो होती है वो ब्राउनी गति करती है, कई स्थान पर मूव करती रहती है धीरे धीरे, तो उसको कहते हैं ब्राउनी गति। ठीक है, ब्राउनियन मोशन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ब्राउनी गति के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, इसकी जगह इसका नाम ब्राउनी गति रख दिया गया था, और सन है 1828। उसके बाद अगर बात करते हैं बेटा तो अगले पॉइंट में हम बात करेंगे कोशिका के अंदर केंद्र की खोज किसने की थी, यानी कि कोशिका में केंद्र की खोज किसने की थी, तो कोशिका के अंदर केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। यानी कि ब्राउनी गति और कोशिका के अंदर केंद्र की खोज दोनों एक ही वैज्ञानिक ने किया था, बस फर्क है तो समय का फर्क है। ब्राउनी गति के बारे में बताया गया था 1828 ईस्वी में, और केंद्र की खोज हुई थी कोशिका के अंदर 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही।
आगे हम बात करते हैं 12वें नंबर पर हमारा जो पॉइंट आता है, तो 12वें नंबर पर आता है कोशिका सिद्धांत, जिसको हम करते हैं सेल थियरी। सेल थियरी के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो बहुत ही महान वैज्ञानिक हैं, जिनका नाम है स्लाइडेन व स्वान। ये दो वैज्ञानिक हैं। दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया था कि 1838 ईस्वी में अपना काम शुरू किया था और जाकर के अंत में 1839 यानी कि 39 में कंप्लीट करके इन्होंने पब्लिश कर दिया सेल थियरी को, सेल थियरी के बारे में बता दिया। उसके बाद अगर बात करते हैं जीवद्रव्य का सिद्धांत यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक थियरी की बात करते हैं, तो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ पाया जाता है उसको जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हक्सले हैं, हक्सले ने क्या कहा था कि जो जीवद्रव्य होता है उसको जीवन का भौतिक आधार माना था। हक्सले ने क्या किया था, जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्म को माना था, यानी कि जीवद्रव्य को माना था। अगर किसी भी जीव के अंदर जीवद्रव्य पाया जाता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म उपस्थित है, प्रेजेंट है, तब तो वो जीव जीवित है यानी कि लिविंग है, वरना वो नॉन लिविंग है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हक्सले कह रहे हैं। ठीक है, तो जीवद्रव्य का सिद्धांत जो था वो पुरकिंजी और ह्यूगो वॉन मोल ने दिया था सन 1839 से लेकर के 1846 यानी कि 1939 टू 1940 1839 टू 46 यानी कि 1839 में इन्होंने थियरी बनाना शुरू किया और 1846 में इन्होंने बना करके कंप्लीट किया और पब्लिश कर दिया। उसके बाद आगे की बात करते हैं तो 14वें नंबर पर आता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन थियरी की बात करते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो थियरी होता है वो होता है, देने वाले वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स डार्विन। इन्होंने क्या किया था, 1869 ईस्वी में दिया था। अब देखो प्राकृतिक चयन की बात करते हैं तो प्राकृतिक चयन का मतलब ये होता है कि प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, ठीक है, जैसे सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गया, उस समय जो जंतु अपने आप को प्रकृति के हिसाब से ढाल लेता है, ठीक है, जैसा प्रकृति चाहती है वैसा अगर वो रह लेता है तो उसी को कहते हैं प्राकृतिक चयन। ऐसा क्या हुआ था, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, आपने जिराफ को देखा होगा, उसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है, ठीक है, जिराफ का गर्दन बहुत ऊंचा होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो वो पहले क्या करते थे, वो राजस्थान के जंगलों में रहा करते थे, जमीन पर नीचे घास फूस खाया करते थे, ठीक है, तो उनकी गर्दन बहुत छोटा हुआ करती थी। जैसे जैसे घास फूस खत्म हुआ, सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, घास फूस खत्म पड़ा, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, झाड़ियों को खाना शुरू किया। तो उन्होंने अपने अगले पैर को ऊंचा किया और गर्दन को झाड़ियों तक पहुंचाया और खाना शुरू किया। अब जो भी जिराफ ऐसा कर पाया उसकी अगली पैर और गर्दन ऊंची हो गई, ठीक, इसी को कहते हैं प्रकृति का चयन, ठीक है, और जो नहीं कर पाया वो मर गया। उसके बाद आता है अगले पॉइंट पर ओमनी वाइवम ई वाइवो, ठीक है, इसके बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम है लुईस पास्टर, 1860 से बताए थे। इसका मतलब ये है कि कोई भी लिविंग थिंग्स जो होता है, ठीक है, कोई भी जीवित वस्तु जो होता है वो किसी न किसी वस्तु से बनता है, किसी न किसी प्रकार के जीव से बनता है, ठीक है। 16वें पॉइंट की बात करते हैं तो 16वां पॉइंट जो आता है प्राकृतिक विकर। प्राकृतिक विकर यानी कि जिसको हम नेचुरल एंजाइम कहते हैं। नेचुरल एंजाइम जो हमारे भोजन के पाचन में या फिर अन्य कई एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, उसके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक हैं उस वैज्ञानिक का नाम है विल्ली कुहने, ठीक है, विल्ली कुहने नाम के एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने एंजाइम के बारे में बताया था। एंजाइम की खोज की थी सन 1878 ईस्वी में यानी कि 1878 में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं क्रोमैटिन, तो क्रोमैटिन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक सेल है यानी कि कोशिका है, सेल, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, और सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक है, न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर कुछ ढेर सारे धागे जैसी संरचना पाई जाती है, ठीक है, इसी धागे जैसी संरचना को बेटा हम कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन, अब इसी क्रोमैटिन के बारे में जो बताने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है वाल्टर फ्लेमिंग, और इसके बारे में उन्होंने एकदम अच्छे से बताया है सन 1879 में, ठीक है, यानी कि 1879 में उन्होंने क्रोमैटिन के बारे में एकदम अच्छे से बताया है। अब बात करते हैं वर्गीकरण के जनक की यानी कि फादर ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो आप इसके बारे में जानते होंगे, कोई जरूरत नहीं है बताने की, मैंने इसके बारे में पहले भी बता रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ है तो मैं बताऊंगा जरूर, आप पढ़िएगा, आप रिवाइज हो जाएगा। तो फादर ऑफ क्लासिफिकेशन आर.एच. विटेकर को माना जाता है, ठीक है, आर.एच. विटेकर को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है। 1969 में इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था। अब किस प्रकार का क्लासिफिकेशन किया था, तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसलिए इन्हें हम फादर ऑफ क्लासिफिकेशन के नाम से जानते हैं। इसके पीछे का एक और रीजन है कि इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया वो बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ और बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टेबल हुआ और आज भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद अगले पॉइंट की बात करते हैं प्रोटिस्टा शब्द। एक शब्द है प्रोटिस्टा,
जैसे हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं आर.एच. विटेकर का, तो 5 जगत वर्गीकरण है, जगत मुनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत कवक, जगत पादप, जगत जंतु। उसी में से एक जगत है प्रोटिस्टा, और उस प्रोटिस्टा शब्द का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है हेकल, जिसका पूरा नाम है अर्नेस्ट हेकल। इन्होंने 1886 ईस्वी में प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग कर दिया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी आपको बताया कि कोशिका की खोज याद रखना है, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, और जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने 1674 ईस्वी में किया था। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो पॉइंट्स हैं, आपको हमने 20 पॉइंट बताई हैं, 20 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही हेल्प करेंगे आपके आगामी परीक्षाओं में, आपके फ्यूचर में जो एग्जाम देंगे आप वहां पर। चलिए मैं आपको मिलता हूं अपने अगले क्लास में इसी सेम टॉपिक के साथ कुछ और अगले पॉइंट को लेकर के। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।